हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं यहां पे मैं अभी आपके सामने सबसे पहले मानव कार्य की इकाई का एक अध्याय पाचन तंत्र स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस अध्याय को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मानव को या किसी भी जीव को भोजन की क्यों आवश्यकता होती है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसी ऊर्जा के माध्यम से हमारे शरीर की सभी उपापचय क्रियाएं सुचारू रूप से चल पाती है एवं प्रत्येक उत्तक और कोशिका की वृद्धि, उसको रिपेयर करना, यह सब भी भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा के द्वारा ही संभव होता है। सबसे पहले हम लोग पाचन की परिभाषा डिस्कस करने से पहले यह बात कर दें कि भोजन के मुख्य घटक कौन से होते हैं। भोजन के मुख्य घटक 3 होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक आपके पास में है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है वसा। परंतु अगर मैं आपके पास में घटक की बात करता हूं, भोजन के घटक की बात करें तो अपने पास में कितने घटक आ रहे हैं? 3 घटक आ रहे हैं। तो 1 नंबर पे अगर अपन लोग डिस्कस करें तो अपने पास में कौन सा आ रहा है? आपके पास में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा दे सकता है? क्योंकि अभी मैंने क्या कहा कि भोजन हमारे शरीर को क्या कर रहा है? ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जिससे उपापचय क्रियाएं चल रही है। तो अगर हम हमारी डाइट में, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट को अंतर्ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा प्रदान कर रहा है उसके बारे में मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मेरे पास में जो ऊर्जा प्रदान करता है मानव शरीर को, वह है 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। समझ गए बच्चे? ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूं, इसमें जो दूसरा मेरे पास में आ रहा है वो आपके पास में कौन सा है? प्रोटीन। कौन सा आ रहा है बच्चे? प्रोटीन। तो प्रोटीन कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा उसके बारे में भी हम लोग यहां पे बात करते हैं। प्रोटीन जो आपके पास में आ रहा है उसमें भी आपको या आपके शरीर को 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है। ठीक है। प्रोटीन के माध्यम से कितनी मिल रही है? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है। तीसरे घटक की मैं बात कर लेता हूं यहां पे आपके पास में, वो क्या है? आपके पास में वसा। ठीक है। क्या आ रहा है आपके पास में? वसा के बारे में आ रहा है। ठीक है। तो वसा के माध्यम से अगर मैं बात करता हूं, और वसा को मैंने ये उल्टा कलर में इसलिए लिखा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। और ये ऊर्जा कितनी होती है आपके पास में? 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करेगा। तो भोजन के मुख्य घटक क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। परंतु मेरा यहां पे एक कंसेप्ट और है कि भोजन में केवल ये 3 ही नहीं, और भी घटक विद्यमान होते हैं, जैसे कुछ मिनरल्स हो गए, जैसे कुछ विटामिन हो गए, ये भी हमारे भोजन में विद्यमान रहते हैं। ठीक है। इस अध्याय के अंत तक हम लोग विटामिन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि भोजन या डाइट या किसी भी भोज्य पदार्थ के द्वारा हम कौन सा विटामिन अपने शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से 3 घटक थे, इसलिए मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा मानव शरीर को कितने कितने ग्राम ऊर्जा प्राप्त होगी। समझ गए? अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाचन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है। पाचन की परिभाषा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पाचन की परिभाषा में सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इधर की तरफ अच्छे से कंसंट्रेट करना होगा। कंसंट्रेट करने के लिए आप लोग अपने ईयर प्लग्स को अच्छे से टाइट लगा लीजिए ताकि आपके एकदम साउंड अच्छे से आ जाए। ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा में मैं आपको बता देता हूं, पाचन की परिभाषा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें आपके पास में जटिल पदार्थों का, किसका? जटिल पदार्थों का सरल अवशोषित पदार्थों में एंजाइम की सहायता से टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। ठीक है। क्या बोला मैंने? उसको हम लोग एक रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। जो भी मैंने बोला उसको हम लोग एक रिएक्शन की फॉर्मेट में, एक अभिक्रिया के रूप में लिखने के प्रयास करते हैं। कैसे लिखेंगे? आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे कि जटिल जो पदार्थ है, भोज्य पदार्थ भी लिख सकते हैं आप लोग यहां पे, कि जटिल भोज्य पदार्थ जो आपके पास में आ रहा है, तो इसको अपन लोग थोड़ा सा यहां पे बता देते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थ जो यहां पे आया उसे
हम किस में तोड़ रहे हैं? सरल भोज्य पदार्थ या पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया आपके पास में क्या कहला रही है? पाचन कहला रही है, सरल पदार्थ। ठीक है, और किसकी मदद से होगा ये काम? ये जिसकी मदद से होगा वो है आपके पास में कौन? एंजाइम की मदद से होगा। तो इसके ऊपर मैं क्या लिख देता हूं यहां पे बच्चे? एंजाइम। ठीक है, किसकी मदद से हो रहा है? एंजाइम, जिसको जैव उत्प्रेरक का भी नाम देते हैं, है ना। जैव अणु वाले पार्ट में एंजाइम की प्रत्येक क्रिया के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने अभी जो परिभाषा बताई है, जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में एंजाइम की सहायता से टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। लेकिन मैं इस परिभाषा को अभी थोड़ी ही देर में मॉडिफाइड भी करूंगा, रूपांतरित करके भी लिखूंगा। लेकिन रूपांतरित करूंगा तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या है कि समझना होगा कि किस प्रकार मैं इसको रूपांतरित करूंगा। आपके पास में एक शब्द नजर आ रहा होगा आपको, यहां पे देखिए जरा, ये शब्द आपको नजर आ रहा है सरल। तो मेरा यहां पे आपको एक समझाना है, एक वर्ड समझाना है कि जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटेंगे। तो ये सरल से क्या तात्पर्य है, कितना सरल पदार्थ होना चाहिए वो, उसके बारे में मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा यहां पे सपोज कीजिए कि मैं आपको यहां पे क्या कर रहा हूं कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग देखिए, मैं आपके लिए इसके लिए अपन एक अलग से स्लाइड ले लेते हैं जिसमें हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, वापस उसी पे ही आएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से अपन 3 प्रकार यहां पे लिख रहे हैं। एक आपके पास में जो आ रहा है मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, और तीसरा आपके पास में कौन सा आ जाएगा? पॉलीसैकेराइड। इसके अतिरिक्त एक ओलिगोसैकेराइड भी होता है, बट इन सब की डिटेल जानकारी हम लोग जैव अणु वाले पार्ट में अच्छे से करेंगे। यहां पे मेरा मकसद है समझाना उसको कि किस तरीके से समझाया जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो आपके पास में आ रहा है यहां पे, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के आपके पास में कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कितने प्रकार आते हैं? 3 प्रकार के बारे में मैं आपको यहां पे विवरण दे रहा हूं। तो आप लोग देखिएगा थोड़ा सा इसके अंदर, तो इस जगह पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहां पे पहला जो आपके पास में जो चीज आ रही है वो आपके पास में क्या है? इसके प्रकार में कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड। कौन सा आ जाएगा बच्चे? मोनोसैकेराइड के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। तो इसको देखिए आप लोग, यहाँ पे कौन सा आ रहा है आपके पास में? मोनोसैकेराइड। तो इसको एक बार इधर से इरेज कर देता हूं मैं, अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आया? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा प्रकार इसका है वो है आपके पास में कौन सा? डाइसैकेराइड। तीसरा कौन सा प्रकार आ गया इसके पास में? पॉलीसैकेराइड। ये 3 प्रकार मैंने आपको यहां पे बताए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब आप इससे थोड़ा सा तात्पर्य लीजिए, आपको पता लगेगा कि नाम में ही चीज छुपी हुई है। तो इसको आप देखना है, तो आप क्या देखेंगे? मोनो मतलब होता है आपके पास में 1, ठीक है। डाई मतलब आपके पास में क्या हो गया? 2, और पॉली मतलब हो गया बहु, यानी बहु मतलब क्या हो गया आपके पास में? 2 से अधिकतम या बहुत सारे, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे, अब इनके आधार पे अगर आप पता लगाएं तो सरल अणु सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ये होगा, होगा ना बच्चे? कौन सा होगा? ये होगा आपके पास में कौन सा? सरल अणु। और ये पॉलीसैकेराइड, ये आपके पास में कौन सा होगा? सबसे जटिल अणु होगा। कौन सा अणु होगा? जटिल अणु होगा। और ये दोनों, ये डाई जो है वो इन दोनों के मध्य का अणु होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसा समझिए कि आपने अपने भोजन में क्या किया? पॉलीसैकेराइड का अंतर्ग्रहण किया। समझ रहे हो? आपने अपने भोजन में पॉलीसैकेराइड का क्या किया? अंतर्ग्रहण किया। जब आप पॉलीसैकेराइड का अंतर्ग्रहण करते हैं तो ये जटिल भोज्य पदार्थ किस में टूटेंगे? सरल भोज्य पदार्थ में टूटेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पॉलीसैकेराइड किस में टूट रहा है? मोनोसैकेराइड के अंदर टूट रहा है। समझ रहे मेरी बात को? अब हम एक बार उस पे पीछे वाले उस पे स्लाइड पे आते हैं। यह परिभाषा थी जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट रहा है। अब अगर मैं इसके नीचे लिख देता हूं बच्चे, यहां पे मैंने आपके पास में इसके नीचे लिख दिया, मान लीजिए जटिल पदार्थ में हम लोग भोजन में किसको अपन अंतर्ग्रहण कर रहे हैं? पॉलीसैकेराइड को। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहां पे आपके पास में? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मान लीजिए ये एंजाइम की मदद से किस में टूटा? मोनोसैकेराइड में। ठीक है, किस में टूटा? मोनोसैकेराइड में।
तो कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसैकेराइड का मुख्यतम उदाहरण होता है वो है ग्लूकोज। ठीक है, तो मैं यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि सरल अणु कितना सरल। तो अगर आपने पॉलीसैकेराइड को अपने भोज्य पदार्थ में खाया है तो वो मोनोसैकेराइड में टूट रहा है। और यहां पे मैं एक मोनोसैकेराइड का एग्जांपल ले रहा हूं, ग्लूकोज। मैं ग्लूकोज का उदाहरण क्यों ले रहा हूं? क्योंकि हम लोग जब पाचन की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो पाचन की प्रक्रिया में हम लोग हमेशा बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद है वो क्या बनता है आपके पास में सदैव ग्लूकोज या उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर बनता है, जैसे फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, तो ये जैसे गैलेक्टोज हो गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है यहां पे आपके पास में ग्लूकोज है। तो यहां पे मैंने लिख दिया इसके बारे में कौन सा, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। तो ये यहां पे मैंने ग्लूकोज लिख दिया। अब अगर मैं ग्लूकोज का अणुसूत्र बताऊं आपको, यदि मैं ग्लूकोज का अणुसूत्र बताऊं आपको तो क्या होगा ग्लूकोज का अणुसूत्र? अणुसूत्र आप जानते हैं ग्लूकोज का क्या होगा, C6H12O6। तो मेरा कहने का क्या मतलब हुआ कि पॉलीसैकेराइड जो टूटा वो किस में टूटा, ग्लूकोज में टूटा। ठीक है, किस में टूटा, ग्लूकोज में टूटा। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सबसे अंतिम उत्पाद पाचन में क्या बनता है आपके पास में, मुख्य रूप से ग्लूकोज बनता है। परंतु ग्लूकोज का जो अणुसूत्र है वो C6H12O6 है बच्चे। तो क्या इससे और सरल शर्करा नहीं होती क्या? इस शर्करा को हम लोग हेक्सोज शर्करा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी सरल शर्करा होती है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, अगर मैं आपको यहां पे बोल देता हूं कि ये मेरे पास में एक शर्करा आ रही है जिसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र C5H10O5 है, तो क्या इन दोनों के अणुसूत्र को अगर आप कंपेयर करते हैं तो कौन सा सरल है? सरल तो ये है। और इसको कौन सी शर्करा बोलते हैं, पेंटोज शर्करा बोलते हैं, क्योंकि 5 कार्बन इसमें। कौन सी शर्करा आई है, पेंटोज, जबकि वो कौन सी है, हेक्सोज शर्करा आई है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट टूटा वो हेक्सोज में टूटा, पेंटोज में नहीं टूटा। ऐसा कैसे हो गया यार कि पेंटोज में नहीं टूटा, जबकि परिभाषा कह रही है सरल पदार्थ में टूटना चाहिए। तो यहां पे मैं परिभाषा को रूपांतरित करता हूं और रूपांतरित करने के साथ में एक शब्द को मैं और जोड़ना चाहूंगा परिभाषा में, वो है अवशोषित शब्द। तात्पर्य क्या हुआ इसका कि जटिल पदार्थ उतने ही सरल पदार्थ में मानव शरीर में टूटता है जब तक वो अवशोषित होने लायक ना हो जाए। ठीक है, जटिल पदार्थ उतने ही सरल पदार्थ में टूटेगा एंजाइम की सहायता से जब तक वो अवशोषित होने लायक ना हो जाए। समझ रहे हैं? तो अब परिभाषा को हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं अपने, अब परिभाषा को हम लोग बता सकते हैं यहां पे कि जटिल भोज्य पदार्थ का सरल अवशोषित भोज्य पदार्थ में टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो यहां पे देखिए, इसको मैं फिर से एक बार यहां पे दोहरा देता हूं, सरल पदार्थ में टूटेगा। कौन टूटेगा, सरल। तो अपन इसको ऐसा लिख देते हैं पहले कि इसमें आपके पास में क्या आ रहा है कि जटिल पदार्थ, कौन सा पदार्थ बेटा, जटिल पदार्थ, जटिल पदार्थ जो टूट रहा है वो सरल अवशोषित, सरल अवशोषित पदार्थ में टूटेगा, अवशोषित पदार्थ में टूटेगा। किसकी सहायता से टूटेगा बच्चे, जिसकी सहायता से टूटेगा वो कौन है, एंजाइम है। एंजाइम का अन्य नाम क्या होता है, जैव उत्प्रेरक होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जटिल पदार्थ सरल अवशोषित पदार्थ में टूटेगा। अब सर आपने ये तो बता दिया कि सरल के साथ में उतना सरल कि वो अवशोषित होने लायक बन जाए, लेकिन सर हमको भोज्य पदार्थ का अवशोषण क्यों करना है? तो भोज्य पदार्थ का अवशोषण बेटा शरीर में इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक आपका भोज्य पदार्थ अवशोषित नहीं होगा रुधिर या लसिका के माध्यम से, तब तक वह भोज्य पदार्थ प्रत्येक कोशिका और उत्तक तक नहीं पहुंचेगा। और यदि भोज्य पदार्थ जो पचित भोज्य पदार्थ है वो प्रत्येक उत्तक या कोशिका तक नहीं पहुंच रहा है तो वहां पे कोशिका को ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होगी?
समझ रहे हैं? तो अवशोषण क्यों अनिवार्य है? अवशोषण भोज्य पदार्थ का, पचित भोज्य पदार्थ का इसलिए अनिवार्य है ताकि प्रत्येक कोशिका और उत्तक तक क्या मिल जाए? ऊर्जा मिल जाए, और वह कोशिका और उत्तक ऊर्जा प्राप्त कर हमारे शरीर की क्या चला सके? उपापचय क्रियाओं को सुचारू रूप से चला सके। समझ गए आप लोग? तो इस वजह से क्या होता है, अवशोषित वर्ड को यूज लिया जाता है। यहां पे ये बात आपको जाननी जरूरी थी। अब मैं आपको यहां पे एक चीज से अवगत करवा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि पाचन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। समझ रहे हैं? कई बार आ जाता है सवाल कि पाचन, बहुविकल्पीय सवाल में भी पूछ लेते हैं कि पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो पाचन, एक तो मैं बात करूंगा, पाचन जो है वो जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी है आपके पास में? जैव रासायनिक प्रक्रिया है ये। ठीक है, क्या है ये? जैव रासायनिक प्रक्रिया। क्यों कहा मैंने इसको जैव रासायनिक प्रक्रिया? इसका अंग्रेजी नाम होता है बायोकेमिकल प्रोसेस। क्यों बोलता हूं मैं जैव रासायनिक? क्योंकि एंजाइम में बहुत सारी अभिक्रियाएं, यहां तक कि कुछ को छोड़ करके, एक आध को छोड़ करके बहुत सारी, यानी कि लगभग कंप्लीट वो अभिक्रियाएं जो होगी वो एंजाइम की सहायता से होगी। क्या होगी? एंजाइम की सहायता से। इस वजह से मैंने यहां पे क्या उपयोग लिया? जैव रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? जैव रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम की मदद से होगी ये। ठीक है, अब एक चीज और आती है बेटा इसके अंदर जो और भी जबरदस्त है। एक बात और लिखी होती है क्वेश्चन में, ये लिखा होता है पाचन प्रक्रिया है, और ऑप्शन दे देते हैं जैव रासायनिक, भौतिक, ठीक है, दोनों, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पाचन जैव रासायनिक के साथ साथ में भौतिक प्रक्रिया भी है, फिजिकल प्रोसेस भी है। किस प्रकार है ये फिजिकल प्रोसेस, भौतिक प्रक्रिया किस प्रकार है? वैसे तो आप विस्तृत जानकारी इसकी आने वाले वीडियोस में ले पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान बता देता हूं कि जिससे आपको पता लगे कि भौतिक है तो किस प्रकार भौतिक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जिस प्रकार हमारा भोजन है वो आहार नाल, अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, आहार नाल में आगे की तरफ बढ़ता है, ग्रसनी से ग्रसिका की तरफ जाता है, तो उसमें कुछ चिकनी पेशियां विद्यमान होती है, और चिकनी पेशियां क्रमानुकुंचन का एक क्या करती है? गति करती है। ठीक है, क्रमानुकुंचन मतलब चिकनी पेशियों में गति होगी। गति की वजह से भोजन का क्या होता है? क्रमानुकुंचन होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? भोजन आगे जाता है। तो जब कभी कोई पेशी जो हो रही है वो गति कर रही है तो वो एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया में आ जाएगा, फिजिकल प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए अपने पास में ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और पेशियां गति कर रही है, होती है हालांकि अनैच्छिक पेशियां हैं। ठीक है, कई कई जगह पे ऐच्छिक पेशियां भी आएगी, लेकिन अनैच्छिक पेशियां ये। ठीक है, इनका मूवमेंट यानी अनैच्छिक पेशियों की गति नहीं होगी तो भोजन आहार नाल में आगे 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 पास नहीं हो पाएगा पूर्ण रूप से। इस वजह से पाचन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? पाचन आपके पास में दोनों प्रकार का हो जाएगा, जैव रासायनिक, साथ ही साथ कैसी प्रक्रिया हो गई? भौतिक प्रक्रिया। तो यदि आपके पास में सवाल आया पाचन प्रक्रिया है, ठीक है, या पाचन एक प्रकार की, पाचन एक प्रकार की क्रिया है, ये आपके पास में मान लीजिए आपको सवाल दे दिया, और ऑप्शन के तौर पे आप लोगों को जो चीज दी गई है वो आपके पास में है। एक मान लीजिए ए में आपको दे दिया जैव रासायनिक क्रिया, बी में आपको दे दिया भौतिक क्रिया, ठीक है, सी में आपको दे दिया दोनों, यानी कि ए तथा बी। तो सी में अपन क्या लिख देते हैं इसमें? ए तथा बी, और डी में हमको ये ले दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नन लिख देते हैं यहां पे अंग्रेजी में, जिसका तात्पर्य होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका उत्तर होगा यहां पे कौन सा? सी वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि उसमें आपके पास में कौन से दोनों आ रहे हैं? जैव रासायनिक व भौतिक दोनों प्रक्रियाएं। समझ गए? तो ये बात आपको जाननी जरूरी थी। ये मैंने आपको पाचन की परिभाषा तथा उसका एक बहुत ही छोटा तौर पे परिचय दिया है। ठीक है, अब हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि पाचन की संपूर्ण कार्य की
5 पदों में समाप्त होती है। कितने पदों में? 5 पदों में समाप्त होती है। तो देखिए पाचन के मुख्य कार्य की जो अपन पढ़ेंगे वो 5 पद कौन कौन से होते हैं। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं कि 5 पद, ठीक है, पाचन की कार्य की 5 पदों में समाप्त हो रही है। तो 5 पद कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैं यहां पे आपके पास में विवरण बता देता हूं। 1 नंबर पे मेरे पास में जो आएगा, अच्छा कार्य की समझ रहे हैं? कार्य की मतलब आपके शरीर के अंदर होने वाली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जितनी भी आपकी उपापचय क्रियाएं चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, जैसे मान लीजिए भोजन का पाचन हो रहा है तो वो किस प्रकार हो रहा है, तो वो कार्यकी के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है ना। पादपों में भी चलती है कार्यकी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली मानव शरीर में या जीव में ही चल रही है, ठीक है, पादपों में भी चलेगी कार्यकी। तो 5 पद कौन कौन से होते हैं? पहला पद होता है आपके पास में जिसका नाम है भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है, या अंतर्ग्रहण भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण। अब इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए पहले मैं इसके पास में इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। भोजन का अंतर्ग्रहण, देखिए जब भी आपके सामने भोजन आया, ठीक है, मान लीजिए आपकी माताजी रोटी लेकर के आई है, आपने रोटी का निवाला तोड़ा और आपने अपनी मुख के द्वारा मुख गुहा में रख दिया, मतलब भोजन का पाचन मार्ग में प्रवेश हो गया है। यही प्रक्रिया क्या कहला रही है? भोजन का अंतर्ग्रहण। समझ गए? भोजन का अंतर्ग्रहण क्या हो गया? भोजन का पाचन मार्ग में प्रवेश हो गया है, उसको क्या बोलेंगे अपन? भोजन का अंतर्ग्रहण। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं डिस्कस करता हूं, जो दूसरा पॉइंट आ रहा है मेरे पास में, वो है मेरे पास में भोजन का पाचन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, भोजन के पाचन को पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी आपको पाचन की परिभाषा बता चुका हूं। जो आपने भोज्य पदार्थ अंदर लिया है, पाचन मार्ग में डाला है अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा, वह भोज्य पदार्थ पाचन मार्ग में क्या होगा? वो पाचन मार्ग में क्या होगा? जटिल उसके अंदर पदार्थ जितने भी है वो सरल पदार्थ में क्या हो जाएंगे? आपके पास में टूट जाएंगे। किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। कितना सरल? अवशोषित होने लायक सरल, अभी बताया ना। तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा? यहां पे आपके पास में आ जाएगा भोजन का पाचन में जटिल पदार्थ किसमें टूट जाएंगे? किसमें टूट जाएंगे? सरल अवशोषित पदार्थ में एंजाइम की सहायता से टूट जाएंगे। तीसरा जो आपके पास में बिंदु आ रहा है, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, तीसरा जो इसके अंदर आ रहा है वो होता है भोजन का अवशोषण। क्या आएगा? भोजन का अवशोषण। अवशोषण से क्या तात्पर्य है मेरा? भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो पचित पदार्थ, जो पचित सरल पदार्थ, वो क्या होगा? अवशोषित होने लायक होगा, तो वो रुधिर के माध्यम से या रुधिर वाहिनियों में क्या होगा? अवशोषित हो जाएगा। अब वो किस प्रकार होगा? इन 5 पद, जो 3 तो बता दिए, 2 और बता रहा हूं मैं आपको, इन सब का हम लोग विस्तृत अध्ययन आने वाले वीडियोस में जरूर करेंगे। बट इनिशियली स्टार्टिंग के तौर पे आपको एक आधार पूर्वक मैं जानकारी दे रहा हूं। तो अवशोषण में क्या होगा? पचित भोज्य पदार्थ है वो आपके पास में क्या होगा? रुधिर या लसिका के माध्यम से क्या हो जाएगा? अवशोषित होगा। आपको पता है ना क्यों अवशोषित होगा? ताकि प्रत्येक कोशिका या उत्तक तक वह पदार्थ पहुंच सके। समझ गए? तो ये हो गया अवशोषण में। चौथा बिंदु इसके अंदर आपके पास में आएगा, या चौथा पद जो है वो होता है आपके पास में भोजन का, क्या आ जाएगा? भोजन का स्वांगीकरण। क्या आएगा? भोजन का स्वांगीकरण। भोजन का स्वांगीकरण से क्या तात्पर्य आ जाएगा? भोजन का स्वांगीकरण से तात्पर्य यह है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ जो कहां पहुंचा था? रुधिर के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तथा उत्तक तक पहुंचा। क्यों पहुंचा? ताकि प्रत्येक कोशिका एवं उत्तक उस भोज्य यानी अवशोषित भोज्य पदार्थ का उपयोग ले
और उससे ऊर्जा प्राप्त करे, और वही ऊर्जा हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यरत होती है। तो स्वांगीकरण से तात्पर्य है अवशोषित भोज्य पदार्थ का, किसका? अवशोषित भोज्य पदार्थ का प्रत्येक कोशिका या उत्तक के द्वारा, प्रत्येक कोशिका या उत्तक के द्वारा उपयोग लेना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। चौथा पद हो गया ना। अब पांचवें पद की बात करते हैं अपन लोग। पांचवा पद जो अपने पास में आ रहा है वो है भोजन का बहिक्षेपण। ठीक है, क्या आ रहा है? भोजन का बहिक्षेपण। बहिक्षेपण से क्या तात्पर्य आ रहा है? बहि सुनते ही यह समझ में आता है कि कुछ ना कुछ चीज इसमें बाहर निकालने की बातचीत होगी। ठीक है ना। तो भोजन का बहिक्षेपण, बहिक्षेपण मतलब हो गया जो भोज्य पदार्थ अवशोषित नहीं हुआ है या पाचित नहीं हुआ है, उसको शरीर से गुदा के माध्यम से या शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भोजन का बहिक्षेपण। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? जो भोज्य पदार्थ अवशोषित होने लायक नहीं है या अवशोषित नहीं हुआ, वो भोज्य पदार्थ शरीर में क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऊर्जा तो दे नहीं सकता। समझ रहे ना मेरी बात को? तो वो नुकसान ही करेगा। तो इसलिए अवशोषित ना होने वाले भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भोजन का बहिक्षेपण। आगे बात समझ में? तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि पाचन की कार्य की 5 पदों में पूर्ण होगी। कौन सा? भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण एवं भोजन का बहिक्षेपण। समझ गए होंगे यहां तक मेरी बात। अब इन पदों को मैं समझाने से पहले आपको मैं पाचन तंत्र की जानकारी देना जरूरी समझूंगा। क्यों? इसलिए बच्चे, जब तक आपको शरीर के अंदर के कनेक्शन समझ में नहीं आएंगे कि कौन सा चीज किससे जुड़ा हुआ है, कौन सी चीज क्या स्त्रावित कर रही है, कौन सी जगह पे कौन सी प्रक्रिया हो सकती है, तो आप उस प्रोसेस को कैसे समझोगे? समझ रहे मेरी बात को? जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपके शरीर के अंदर कनेक्शन कौन सा है, तो आपको किस प्रकार ये पद समझ में आएंगे। इसलिए इन पदों के बारे में आने वाले वीडियोस में हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पाचन तंत्र के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि आपको उसकी पूरी एनाटॉमी, शारीरिकी समझ में आ चुके। ठीक है ना। तो देखिए, यहां पे हम लोग अब बात करते हैं जिसके बारे में, वो है पाचन तंत्र। कौन सा आ जाएगा बेटा? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट मतलब मैं इसके बारे में जानकारी ये देना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये पाचन तंत्र किन किन अंगों से मिलके बना होगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, 9वीं कक्षा के अंदर हम लोग पढ़ के आते हैं कि शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई या शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आपको यहाँ पे, एक अलग स्लाइड लेकर के, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि तंत्र, कोई भी तंत्र हो शरीर का, वो किन से निर्मित होगा या किस किस संरचना से बना होगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि शरीर की सबसे सरलतम या सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक इकाई आपके पास में कौन सी है? कोशिका है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। फिर मैं भी जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं, इससे परिचित होंगे आप लोग, तो उसके बारे में, इसको मैं यहां से हटा देता हूं एरो को। यहां पे हम लोग बात करते हैं कि इस जगह पे कोशिका का समूह, ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं आपको? कोशिका का समूह, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह, जो समस्त कोशिकाओं का समूह है, वो केवल एक ही कार्य को करेगा, ऐसा कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक कहलाएगा। तो यहां पे मैं दूसरे पद पे लिख देता हूं, क्या आ जाएगा बेटा? कोशिका से किसका निर्माण होगा? उत्तक का निर्माण होगा। अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू बोल रहा हूं यार, है ना। उत्तक का अंग्रेजी नाम क्या है? टिश्यू है। ठीक है, कोशिका से बना क्या? उत्तक।
अब उत्तक से क्या बनेगा, बहुत सारे उत्तक मिलकर के किसका निर्माण कर देंगे, बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे बेटा, यहां पे अंग का निर्माण। तो यहां पे मैंने लिख दिया अंग, यानी कि ऑर्गन्स। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, तंत्र का निर्माण करेंगे। तो अगली कोटि क्या आ जाती है इसमें अपने पास में, अगली कोटि आ जाती है कि अंग मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, तंत्र का निर्माण कर रहे हैं आपके पास में। तो यहां पे देखिए कि अपन इसको उसी कलर से लिख देते हैं जिससे अभी तक लिखते आए हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, अंग तंत्र, ठीक है। और अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करेंगे, जीव का निर्माण करेंगे बच्चों। किसका, जीव का। तो यहां पे हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि अंग तंत्र, बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के कोई भी एक जीव का निर्माण करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। और ये सब जानकारी जो मैंने आपको बताई है, ये कक्षा 9 के अंदर दे दी जाती है, छोटे से छोटा बच्चा जानता है। लेकिन मैंने यहां पे जानकारी इसलिए बताई ताकि अगर किसी का बेसिक क्लियर ना हो तो वापस क्लियर हो जाए। अब मेरी बात सुनिए, हम लोग इस कंडीशन में कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग किस जगह पे हैं, हम लोग जीव पे हैं, ठीक है। मानव क्या एक प्रकार का जीव है। तो अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं कि इसके संदर्भ में कि मानव जो है वो क्या आ रहा है बेटा, एक प्रकार का जीव है, ठीक है। तो इस जीव तो लिखा है उधर, मैं यहां पे मानव लिख देता हूं, है ना, ताकि उससे एक आइडिया लग जाएगा। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, मानव। अब मानव में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अंग तंत्र होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, कितने भी ले सकते हो। श्वसन तंत्र आ गया, जनन तंत्र आ गया, रुधिर परिसंचरण तंत्र आ गया, उत्सर्जन तंत्र आ गया, और हम जो पढ़ रहे हैं वो पाचन तंत्र भी आ गया, ठीक है। इसका मतलब मानव में बहुत सारे अंग तंत्र है, तभी तो बहुत सारे अंग तंत्र ने मिलकर के जीव का निर्माण किया, है ना। तो एक तंत्र की हम लोग यहां बात कर लेते हैं जिसके बारे में हम पढ़ भी रहे हैं, वो कौन सा है, पाचन तंत्र। कौन सा है बच्चे, पाचन तंत्र, है ना। तो ये बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। और यहीं पे बता देता हूं मैं आपको, अंग तंत्र में हम लोग एक तंत्र की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, पाचन तंत्र। क्या जाएगा, पाचन तंत्र, ठीक है। अब पाचन तंत्र, अब इससे और नीचे आ जाओ तो पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होगा। हमारे सवाल का उत्तर यहीं पे ही है बच्चों, जो मैं अभी पीछे बता रहा था आपको कि पाचन तंत्र है वो किससे निर्मित होगा। तो कोई भी तंत्र जो बनता है वो अंग से निर्मित होता है। किससे होता है, अंग से। तो यहां पे अगर मैं वापस बात करता हूं तो यहां पे क्या आ जाएंगे, बहुत प्रकार के क्या आ जाएंगे, अंग आ जाएंगे। लेकिन पाचन तंत्र के अंग मुख्य रूप से 2 प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं, उनके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अंग आते हैं। तो यहां पे आपके पास में क्या आ रहा है कि पाचन तंत्र जो दे रखा है इसके अंदर आपके पास में 2 प्रकार के मुख्य रूप से इसको विभेदित कर देंगे। एक आपके पास में आ जाएगा, वो होगा आहार नाल। क्या आ जाएगा, आहार नाल। और दूसरा आ जाएगा आपके पास में पाचक ग्रंथियां। क्या आ जाएगा, पाचक ग्रंथियां, ठीक है। अब इनके अंदर और अंग आ जाएंगे, लेकिन इन अंगों को मुख्य रूप से 2 भाग में वर्गीकृत कर दिया है, समझ रहे हैं। अब इन अंगों के अंदर उत्तक भी होंगे। आपको पता है उत्तक से क्या तात्पर्य है। अगर ये एक कोशिका है सपोज कीजिए, और अब मेरे पास में यहां पे मान लीजिए 15-20 कोशिकाएं आ गई, तो ये क्या बन गया, कोशिकाओं का समूह बन गया। ये क्या हो गया, उत्तक हो गया ना, उत्तक। अब यही उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या करेंगे, अंग का निर्माण करेंगे। तो अगर मैं इन आहार नाल के अंगों की बात करता हूं तो उन अंगों में क्या होगी, कोशिका होगी। और वो कोशिकाएं किस रूप में होगी, उत्तक के रूप में होगी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये मैंने इसलिए समझाया। अब अपन वापस पीछे आ जाते हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पाचन तंत्र के विभिन्न प्रकार के जो वर्गीकरण है, इसका पाचन तंत्र का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम लोग क्या है डिस्कस करने जा रहे थे। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, पाचन तंत्र को 2 भाग में मैंने विभेदित किया है, तो इसको अपन यहां पे बात कर लेते हैं, 2 भाग में विभेदित कर रहे हैं। तो पहला भाग जो अभी मैंने बताया आपको क्या था, आहार नाल। भूलने का नहीं बेटा, क्या हो जाएगा आपके पास में, भूलने का नहीं है इसको। तो एक नाम आपके पास में यहां पे विद्यमान हो रहा है, जो अपने पास में कौन सा आ रहा है, आहार नाल आएगा, ठीक है।
अब अगर मैं इसको आगे वर्गीकृत करता हूं तो इधर की तरफ जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, पहला बिंदु मेरे पास में क्या आ जाएगा इसमें, आहार नाल। ठीक है, अब दूसरा कौन सा था, दूसरा कैसे विभेदित किया मैंने इसको, दूसरे तौर पे मैंने इसको विभेदित किया है जिसका नाम है मेरे पास में, वो है पाचक ग्रंथियां। क्या आ जाएगी बेटा, पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियों के बारे में भी मैं इसको आपको बता देता हूं। तो यहां पे देखिए, इधर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, क्योंकि उधर भी मैंने लाइन नहीं की तो इधर भी ऐसा ही सही है, पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो ये दो भाग है जिनमें मैंने इसको वर्गीकृत किया है ना। अब आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, इनका भी मैं विवरण देना चाहूंगा आपको। पहले मैं इनका परिचय दे देता हूं, फिर जो अगला वीडियो आएगा हमारा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको क्या करता हूं, इसके अंदर आपको इसका परिचय दे देता हूं। जैसे पाचक का है तो पाचक को एक बार वापस लिख देता हूं थोड़ा सा सही से, तो ये आ जाएगा पाचक ग्रंथियां, और दूसरा कौन सा हो गया, आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल के बारे में बात करते हैं। आहार नाल एक लंबी पेशीय कुंडलित, लंबी पेशीय, पेशी से निर्मित कुंडलित क्या होती है आपके पास में, नलिकाकार संरचना होती है, जिससे क्या कहते हैं अपन लोग, आहार नाल कह रहे हैं। तो मैंने जो जो वर्ड बोले उसको अपन यहां पे विवरण के तौर पे लिख सकते हैं। एक मैंने बोला लंबी, दूसरा वर्ड मैंने यूज लिया इसके अंदर पेशीय, तीसरा वर्ड मैंने यहां पे इस्तेमाल किया आपके लिए वो था नलिकाकार। ठीक है, कौन सा आ जाएगा आपके पास में, नलिकाकार। और चौथा मैंने इसमें कौन सा इस्तेमाल किया, वो था आपके पास में कुंडलित। कौन सा, कुंडलित। ठीक है, तो आहार नाल कैसी है, लंबी पेशीय नलिकाकार कुंडलित संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल। इसके दो भाग होते हैं, जैसे कोई भी पाइप होता है, कोई भी ट्यूब होती है, उसके हमेशा दो ही भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग, या एक आगे वाला भाग एक पीछे वाला भाग, है ना, दो ही भाग होते हैं ना। तो इसके भी आपके पास में क्या होता है, आपके इसमें दो भाग विद्यमान रहेंगे इसके अंदर। तो पहला भाग मैं बता देता हूं, इसके अंदर जो दो भाग रहेंगे, इसका जो अग्रभाग है, कौन सा, अग्रभाग, वो क्या होता है, मुख। क्या होगा, मुख। और आहार नाल का पश्च भाग है, वो आपके पास में क्या होता है, गुदा। क्या होगा, गुदा। यानी कि आहार नाल स्टार्ट कहां से हो रही है, मुख से, खत्म कहां हो रही है, गुदा पे खत्म हो रही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, इस बात को थोड़ा सा आराम से गौर फरमाइएगा, है ना, कि अग्र भाग क्या है आपके पास में, मुख, पश्च भाग क्या है, गुदा। इसका तात्पर्य यह हो गया कि आहार नाल मुख से स्टार्ट हो रही है और गुदा पे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। समझ रहे मेरी बात को, तो इस बात को आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां मानव शरीर में 3 होती है। उन 3 के नाम मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये पाचक ग्रंथियां कौन से प्रकार की होगी, है ना। तो अपन लोग पहले डिस्कस कर लें या तो इसके बारे में कि कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं जो मानव शरीर में पाई जाती है। तो यहां पे आपके पास में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, 3 मैंने यहां पे लाइन खींच दी है। तो पहली पाचक ग्रंथि जो इसके अंदर होगी वो होती है आपके पास में कौन सी, लार ग्रंथि। कौन सी आ जाएगी बच्चे, लार ग्रंथि। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, लार ग्रंथि। ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरी पाचक ग्रंथि जो होती है वो होती है आपके पास में यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत ही है। ठीक है, तीसरी जो आपके पास में ग्रंथि होती है इसके अंदर वो होती है कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी होगी, अग्नाशय ग्रंथि आएगी। समझ रहे मेरी बात को, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर ये बात आप अच्छे से समझ गए तो सही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको नाम ही याद नहीं होंगे तो आप इसका विवरण किस प्रकार पढ़ेंगे। एक और चीज, आप इतना लिखने में हड़बड़ाइए मत, या आप बोर्ड को देख के नोट्स मत लिखिए। ठीक है, ये मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद में आपको इसका जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जैसे जैसे लिख रहा हूं, सभी का एक PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसलिए अच्छे से समझिए, बस
मेरा मकसद यही है, आप अच्छे से समझ लीजिए, मेरा मकसद साकार हो गया, ठीक है ना। तो जो भी बात आपको समझा रहा हूं उस पर ध्यान लगाइए। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको ये जो पाचक ग्रंथियां हैं, ये पाचक ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है ना। अगर मैं आपको कहूं कि पाचक ग्रंथियां कौन से प्रकार की है, तो आप कहेंगे सर हमको पहले ग्रंथियों के प्रकार तो बताओ, फिर हम लोग बताते हैं कि कौन से प्रकार की है। तो मैं आपको यहां पे पहले ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है वो बताता हूं। वैसे ग्रंथियों के बारे में विस्तृत अध्ययन तो अंतःस्त्रावी तंत्र के अंदर पढ़ाया जाएगा, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एक बार ग्रंथियों के बारे में जरूर बातचीत कर लेते हैं। तो यहां पे मेरे पास में आ रहा है ग्रंथियां, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां पे ये टॉपिक बीच में ले रहा हूं, ताकि आपको पता लगे कि पाचक ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये बात आप ख्याल रखिए। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरे पास में इसको विवरण के तौर पे मैं इसमें एक लाइन खींच देता हूं, और यहां पे अपने पास में जो आ रहा है पहली ग्रंथि जो आ रही है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहली ग्रंथि जो इधर की तरफ बता देता हूं, यहां पे, फिर एक यहां पे, और फिर एक यहां पे। तो फर्स्ट ग्रंथि के बारे में हम लोग बात करते हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। पहली ग्रंथि जिसका नाम होगा आपके पास में बहिस्त्रावी ग्रंथियां। कौन सी आ जाएगी? बहिस्त्रावी ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, ठीक है। और तीसरा प्रकार होता है ग्रंथि का क्या? मिश्रित ग्रंथियां। क्या होता है? मिश्रित ग्रंथियां, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? मिश्रित ग्रंथियां। अब इन तीनों के बारे में मैं विवरण दे देता हूं आपको, ताकि उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार की होती है पाचक ग्रंथियां, और मैं पाचक ग्रंथियों को कौन सी कैटेगरी में या कौन सी श्रेणी में रखूंगा। सबसे पहली बात आप ध्यान लगाइए अच्छे से, जहां कहीं पे भी ग्रंथि शब्द लिखा आ रहा है, इसका तात्पर्य वह कुछ ना कुछ स्त्रावित जरूर कर रहा है। समझ रहे हैं? ग्रंथियां क्या कर रही है? कुछ ना कुछ स्त्रावण कर रही है, अपना कुछ स्त्रावण दे रही है, ठीक है। अब उन्हीं स्त्रावण का क्या होता है? लक्षित अंग पे पहुंचना। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक आपको एक यहां पे बता देता हूं। किसके माध्यम से बता रहा हूं, देखिएगा जरा थोड़ा सा। अगर मैं कहता हूं यहां पे कोई ग्रंथि है, ठीक है, ये ए नाम की कोई ग्रंथि है, ठीक है, और यहां पे कोई लक्षित अंग है, ठीक है, क्या आ जाएगा? लक्षित अंग है। तो ग्रंथि क्या करेगी? स्त्रावण करेगी, और ये स्त्रावण कहां पहुंचेगा? लक्षित अंग तक पहुंचेगा। समझ रहे हैं? मतलब कोई ग्रंथि है, वो स्त्रावण कर रही है, और वो स्त्रावण कहां पहुंच रहा है? टारगेट ऑर्गन यानी लक्षित अंग तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में आ रहा है। तो ये स्त्रावण लक्षित अंग तक किस प्रकार पहुंच रहा है, उसके आधार पर मैं आपको इनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो बहिस्त्रावी जो ग्रंथि होती है, कौन सी वाला बेटा? बहिस्त्रावी जो ग्रंथि आ रही है आपके पास में, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, बहिस्त्रावी ग्रंथियों का स्त्रावण सदैव इन्हीं ग्रंथियों से निकलने वाली नलिकाओं के द्वारा होता है। फिर से दोहराऊं, बहिस्त्रावी ग्रंथियों का स्त्रावण लक्षित अंग तक कैसे पहुंचेगा? इन्हीं ग्रंथियों द्वारा निकलने वाली नलिकाओं के माध्यम से क्या होता है? यह स्त्रावण पहुंचता है। इसका मतलब ये ग्रंथियां नलिका युक्त होती है। समझ रहे हो? ऐसी ग्रंथियां जिसके पास में स्वयं की नलिका हो और उनका स्त्रावण उन्हीं स्वयं नलिकाओं में से आगे बढ़े। समझ रहे हैं? या लक्षित अंग तक पहुंचे। वो कैसी ग्रंथियां होती है? बहिस्त्रावी। तो यहां पे हमारे पास में आ जाएगा, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो है नलिका युक्त, ठीक है। क्या आ जाएगी? ऐसी ग्रंथियां जिसमें स्वयं की नलिका उपस्थित हो और उनका स्त्रावण इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से लक्षित अंग तक पहुंचे, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? बहिस्त्रावी प्रकार की ग्रंथियां। अब अगर अपन बात करें अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की, तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां
जिनके पास में इनकी स्वयं की नलिकाएं नहीं होती है, अर्थात ऐसी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। समझ रहे हैं, नलिका विहीन होती है। तो सर इसका स्त्रावण कैसे पहुंचेगा? तो लक्षित अंग तक यदि इसका स्त्रावण पहुंचता है तो वो रुधिर नलिकाओं के माध्यम से पहुंचेगा। समझ रहे हो, किसके माध्यम से? रुधिर नलिकाओं। लेकिन इसकी स्वयं की नलिका नहीं होगी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। बहिस्त्रावी ग्रंथि में उनकी स्वयं की नलिका थी, लेकिन अंतःस्त्रावी ग्रंथि में स्वयं की नलिका नहीं है, वो रुधिर नलिकाओं के माध्यम से पहुंच रहा है। रुधिर की पर्सनल नलिकाएं हैं भाई साहब। बहिस्त्रावी ग्रंथि के पास में तो खुद की नलिका थी, लेकिन अंतःस्त्रावी ग्रंथि के पास में खुद की नलिका नहीं है, वो रुधिर की नलिकाओं के माध्यम से पहुंचेगा। तो ये ग्रंथियां तो नलिका विहीन हुई ना, लेकिन इनका स्त्रावण रुधिर नलिकाओं के माध्यम से क्या पहुंचेगा? लक्षित अंग तक पहुंचेगा। अभी एक उदाहरण भी दूंगा आपको समझ में आएगा, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके नीचे मैं पहले लिख देता हूं, यहां पे आपके पास में क्या? नलिका विहीन। ठीक है, क्या लिख देता हूं? नलिका विहीन ग्रंथियां होती है ये। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में। अब एक आती है मिश्रित प्रकार की ग्रंथियां। मिश्रित प्रकार नाम से सिद्ध हो रहा है कि जिसमें बहिस्त्रावी का तथा अंतःस्त्रावी दोनों का गुण विद्यमान हो। ठीक है, मतलब वो बहिस्त्रावी के गुण को भी फॉलो कर सकता है, करता है, और अंतःस्त्रावी के गुण को भी फॉलो करता है। तो इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं बहि प्लस अंतःस्त्रावी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। इसके बारे में भी अभी विवरण देता हूं आपको, आप समझिए, बहुत अच्छे समझना। ठीक है, कि इसका बहिस्त्रावी गुण क्या है और अंतःस्त्रावी गुण क्या है। ठीक है, बहिस्त्रावी इसका मतलब आपके पास में क्या होगा? नलिका निकलेगी ग्रंथि से, मतलब मिश्रित ग्रंथि से नलिका निकल रही है, उनका स्त्रावण नलिकाओं में से जा रहा है, खुद की स्वयं की नलिकाओं में से, और कुछ स्त्रावण इस प्रकार का भी हो रहा है जो नलिका विहीन यानी रुधिर के माध्यम से भी लक्षित अंग तक पहुंच रहा है। पहले मैं इसका आपको एक उदाहरण दे देता हूं। इसका उदाहरण होता है बेटा आपके पास में क्या? अग्नाशय ग्रंथि। क्या आती है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि मैं बता रहा हूं आपको, है ना, थोड़ा आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अगर मैं यहां पे अग्नाशय ग्रंथि की बात करता हूं, यहां पे लिख देता हूं आपके पास में अग्नाशय, या फिर इसके लिए हम लोग इसको समझने के लिए, मिश्रित को समझने के लिए हम एक और पेज ले लेते हैं जिससे हमको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अगर ये अग्नाशय ग्रंथि बहि और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की है, तो पाचन में ये ग्रंथि कौन से प्रकार की होगी? पहले तो ये पॉइंट है। दूसरी बात, इसका बहिस्त्रावण कौन सा है और अंतःस्त्रावण कौन सा है? हालांकि इस अध्याय के अंदर ये विवरण में जरूर आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले भी बता दूं, हमारे पास में पाचक ग्रंथियां जो है वो कौन से प्रकार की होगी? इन तीनों कैटेगरी में से बहिस्त्रावी प्रकार की, जो हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना बेटा, जो ये पाचक ग्रंथियां हैं, ये पाचक ग्रंथियां कौन से प्रकार की लिखूंगा मैं? ये तीनों देखो, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। लेकिन मैंने अग्नाशय को वहां पे मिश्रित में लिखा है, मतलब ये तो अंतःस्त्रावी का गुण भी फॉलो कर रही है, लेकिन यहां पे पाचक ग्रंथियां कौन से प्रकार की है? बहिस्त्रावी। तो सर मैं तो कंफ्यूज हो गया, क्या करूं मैं इसमें? तो मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं आपको, लेकिन उससे पहले मैं यहां पे इसका लिख देता हूं कि ये कौन से प्रकार की ग्रंथि हो जाएगी आपके पास में? पाचक ग्रंथियां, समस्त पाचक ग्रंथियां बहिस्त्रावी प्रकार की होती है। कैसे प्रकार की है? बहिस्त्रावी प्रकार की है। समझ रहे हो, तीनों की बात कर रहा हूं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। इसका अर्थ यह है कि इनके पास में इनकी स्वयं की नलिकाएं होगी, और उन्हीं स्वयं की नलिकाओं के माध्यम से क्या होगा? इनका स्त्रावण है वो लक्षित अंग पे पहुंचेगा और एक्शन करेगा। समझ रहे हैं? अब बात आ रही है अग्नाशय की। सर पाचक ग्रंथियां बहिस्त्रावी, अग्नाशय क्या होती है? मिश्रित होती है। लेकिन जो पाचन की क्रिया में अग्नाशय ग्रंथि जो रोल प्ले करेगी वो किस प्रकार का होगा? बहिस्त्रावी। लेकिन अन्य भी होता है, इसलिए अपन उसको समझ लेते हैं। तो यहां पे देखिए आप लोग, अग्नाशय के आपके पास में दो स्त्रावण कौन कौन से? एक होता है आपके पास में बहि प्रकार का, और एक आपके पास में कौन सा आ जाएगा? अंत प्रकार का। तो बहिस्त्रावी का गुण जब ये फॉलो करती है तो ये एंजाइम का ही स्त्रावण करेगी। कौन सा? एंजाइम का।
ठीक है, तो यहां पे ये क्या आ जाएगा आपके पास में, किसका स्त्रावण करेगी, केवल और केवल एंजाइम का। किसका, एंजाइम का। और हम जानते हैं कि पाचन की प्रक्रिया क्या कहती है, जटिल पदार्थों का सरल अवशोषित पदार्थों में किसकी सहायता से टूटना, एंजाइम की सहायता से। तो अग्नाशय का जो बहिस्रावी रूप है वो किसका स्त्रावण कर रहा है, एंजाइम का। और यही एंजाइम किसमें मदद करेंगे, पाचन में मदद करेंगे। ठीक है, इस वजह से हम अग्नाशय को पाचक ग्रंथियों में बहिस्रावी प्रकार का लिखते हैं। परंतु इसको भी देख लेते हैं, ये भी क्या चीज है। तो देखिए, अंतःस्रावी जब ये होगी तो ये किसका स्त्रावण कर रही है, मुख्य रूप से हार्मोन का स्त्रावण कर रही है। सुना होगा आप लोगों ने, इंसुलिन का नाम नहीं सुने क्या, इंसुलिन, ग्लूकागॉन कहां से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से ही तो निकलता है। परंतु कभी ऐसा सुना कि इंसुलिन जो है वो पाचन में मदद कर रहा है, नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना आपने। या ग्लूकागॉन जो दूसरा हार्मोन निकलता है इससे, वो पाचन में मदद कर रहा है, नहीं, कहीं पे भी पाचन में मदद नहीं करेगा। तो अग्नाशय ग्रंथि का अंतःस्रावी जो रूप है वो पाचन में मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि का केवल और केवल कौन सा रूप मदद कर रहा है, बहिस्रावी। इस वजह से हम जो पाचक ग्रंथियों में लिख रहे हैं अग्नाशय को, वो बहिस्रावी के रूप में लिख रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को। अब आपके दिमाग में एक और ख्याल आएगा, क्या सर एक ही समय पे ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का रोल प्ले कर सकती है? तो आपका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि बहिस्रावी का तो स्त्रावण जो है वो किस में से होकर के गुजरेगा, नलिका में से जाएगा। कौन सी, जो इसकी स्वयं की नलिका होगी। ठीक है, और इसका अपना कार्य अलग रहेगा, ये इसके कार्य में इंटरफेयर नहीं कर रहा, ये इसके कार्य में इंटरफेयर नहीं कर रहा, दोनों एक साथ में स्त्रावित हो सकते हैं। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, एक घर है, वो अग्नाशय ग्रंथि है, उसमें एक ब्रदर है और एक सिस्टर रह रहे हैं। ठीक है, ब्रदर अपना जॉब करते हैं, सिस्टर अपना जॉब करते हैं, समझ रहे हैं। तो जब वो सुबह 9 बजे एक साथ में घर से बाहर नहीं निकल सकते क्या, निकल सकते हैं ना भाई। ब्रदर को अपने जॉब पे जाना है, सिस्टर को अपने जॉब पे जाना है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं ना। सर एक ही स्कूटर पे या एक ही बाइक पे जाए तो, ये तो सर बेटा आपकी सोच है। मैं इसको सिर्फ इस तरीके से कोरिलेट कर रहा हूं कि वो दो चीज एक साथ में जा सकती है। ठीक है, जब उनका डिफरेंट डिफरेंट वे हो, समझ रहे हो, जब वो एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, जबकि अंतःस्रावी किसके द्वारा जाएगी, इनके पास स्वयं की नलिकाएं तो होती नहीं है, तो वो रुधिर की नलिकाओं के माध्यम से लक्षित अंग तक पहुंचेगी। समझ गए। इस वजह से अपन क्या कर रहे हैं, अग्नाशय का कौन सा भाग पाचन में इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा, पाचक ग्रंथियों में बहिस्रावी, क्योंकि वो क्या स्त्रावित कर रहा है, एंजाइम। और ये एंजाइम जो अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होंगे, आप आगे के वीडियोस देखिएगा, आपको खुद को पता लगेगा कि किस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पाचन की क्रिया में। समझ गए। तो ये बात मेरे को समझानी थी, इस वजह से मैं आपको पीछे की तरफ लेकर के आया। अब आपको ग्रंथियों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो एक तरीके से और भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कंसेप्ट को एकदम क्लियर होना जरूरी है। सपोज कीजिए आपके पास में, मैं फटाफट से आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहां पे। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक अपन ने कह दिया कि इधर की तरफ आपके पास में एक नल है। ठीक है, ये नल है, और आप कंपेयर कीजिए, नल है जो क्या है आपके पास में, ग्रंथि है। समझना, थोड़ा सा प्रयास करना समझने का। और इससे क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। ठीक है, और पानी इसका क्या है आपके पास में, स्त्रावण लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, स्त्रावण, क्योंकि वो ग्रंथि से निकल रहा है। अब यहां पे मेरे पास में एक लक्षित अंग है। क्या है, लक्षित अंग, यानी टारगेट ऑर्गन है। अब पानी को यहां तक पहुंचना है। एक तो चीज है कि जो नल है उसके खुद के ही एक क्या है, पाइप जुड़ा हुआ ही है, अटैच ही है, पहले से परमानेंटली अटैच है, ऐसा समझ लीजिए। और उसी पाइप के माध्यम से सदैव क्या होगा कि वो क्या होगा कि लक्षित अंग तक पहुंचेगा। समझ लो, जैसे ऊपर छत के ऊपर टंकी नहीं होती, उससे एक कॉमन डक्ट होती है, एक कॉमन पाइप होता है जो अलग अलग क्या होता है, नल में जाकर के खुलता है। समझ रहे मेरी बात को। तो आप ऐसा समझिए कि इस नल से क्या है, एक पाइप ऑलरेडी कनेक्टेड है, परमानेंटली कनेक्टेड है। तो ये नल ग्रंथि है
और उससे पाइप ऑलरेडी कनेक्टेड है, उसका स्वयं का पाइप है, तो वो नलिका युक्त हुआ ना, उसी के माध्यम से, यानी कि इसकी ही नलिका है। किसकी? इसकी ही नलिका है, और इसकी ही नलिका के माध्यम से कहां पहुंच रहा है? लक्षित अंग तक पहुंच रहा है। समझ रहे हैं? कहां तक पहुंच रहा है? लक्षित अंग तक पहुंच रहा है। तो ये किस प्रकार का हुआ? बहिस्रावी प्रकार का हुआ। अब इसी को ही एक अलग तरीके से देख लेते हैं, ठीक है? इसी चीज को अपन लोग अलग तरीके से देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको यहां से मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा एक समझा दूं मैं इसमें। अब देखिए, वही सेम चीज नल है। नल क्या है? ग्रंथि। स्त्रावण क्या है? पानी। नल क्या है? ग्रंथि। स्त्रावण क्या है? पानी। पहुंचना कहां है? लक्षित अंग तक। लेकिन अब नल का कोई परमानेंट पाइप नहीं है, समझ रहे हो? उसका स्वयं की कोई नलिका नहीं है। तो क्या हुआ? हमने टेम्परेरी कोई पाइप लगाया, उसके माध्यम से हमने उसको पहुंचा दिया, और वो टेम्परेरी पाइप उस नल का परमानेंट पाइप नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो टेम्परेरी पाइप है वो क्या है? रुधिर नलिका है, जो उसके स्त्रावण को क्या कर रही है? लेकर के जा रही है। तो ये यहां पे आपके पास में क्या होगा कि रुधिर के स्त्रावण, रुधिर की नलिका जो होगी वो यहां पे क्या होगी? नल से यहां से स्त्रावण को लेकर के आएगी और ले जाके कहां छोड़ देगी? लक्षित अंग पर छोड़ देगी। तो क्या तात्पर्य समझ में आया? अंतःस्त्रावी में स्वयं की नलिका नहीं होती है, बहिस्त्रावी में स्वयं की नलिका विद्यमान होती है। अंतःस्त्रावी में स्त्रावण जो है वो रुधिर नलिकाओं के माध्यम से लक्षित अंग पर पहुंचेगा, और बहिस्त्रावी में स्वयं की नलिकाओं के माध्यम से क्या होगा कि लक्षित अंग पर पहुंचेगा और कार्य करेगा। और मिश्रित ग्रंथि दोनों प्रकार के कार्य को कर सकती है, बहिस्त्रावी व अंतःस्त्रावी, लेकिन दोनों का रूप अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं। बहिस्त्रावी जो है वो एंजाइम का स्त्रावण करती है मुख्य रूप से, और अंतःस्त्रावी जो हार्मोन का स्त्रावण करती है। समझ रहे हैं? एंजाइम का स्त्रावण करने के कारण इस ग्रंथि को हम लोग बहिस्त्रावी मानते हुए पाचक ग्रंथि में रखते हैं, जो हमने इससे पहले देखा था। समझ गए होंगे अब तो आप बात? समझ रहे हैं बेटा? तो वीडियो के इस सेक्शन में मैंने आप लोगों को पाचन तंत्र का परिचय, पाचन की परिभाषा, पाचन की कार्यकी के विभिन्न पदों के बारे में बताया। अगर आप एक बार फिर से देखना चाहेंगे तो हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि परिभाषा क्या आ रही है, ठीक है? परिभाषा को भी मैं एक बार सबसाइड कर देता हूं। उससे पहले बताया था कि मानव में भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि भोजन हमारे शरीर की क्या करता है? समस्त उपापचय क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है, और किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए भी कार्यरत होता है। उसी प्रकार किसी भी उत्तक और कोशिका की वृद्धि को भी वो क्या करता है, या कोई भी रिपेयर करने के लिए भी भोजन के द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा है वो आवश्यक होती है। मैंने आपको बताया कि जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटते हैं एंजाइम की मदद से। फिर मैंने इसको आपके पास में थोड़ा सा क्या कर दिया? मॉडिफाइड कर दिया, और मॉडिफाइड करने में मैंने आपको बताया कि जटिल जो पदार्थ है वो सरल अवशोषित पदार्थ में टूटते हैं। किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। फिर मैंने बताया आपको कि अगर एक सवाल आ जाए आपके पास में, बहुविकल्पीय सवाल, पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है, या पाचन एक प्रकार की क्रिया है, और नीचे क्या दे देंगे आपके पास में? ऑप्शंस दे देंगे कि क्या वो जैव रासायनिक है, क्या वो भौतिक है, क्या वो जैव रासायनिक तथा भौतिक दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था? पाचन एक जैव रासायनिक के साथ साथ भौतिक क्रिया भी है, क्योंकि इसमें पेशियों की गति भी होती है, जिसके माध्यम से भोजन जो है वो आहार नाल के आगे के मार्ग में बढ़ता जाता है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूं, इट इज अ बायोकेमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रोसेस, है ना? फिजिकल भौतिक, और बायोकेमिकल मतलब क्या आ जाएगा? जैव रासायनिक क्रिया। उसके बाद में मैंने आप लोगों को इसमें बताया कि जो 5 पद होते हैं उनके बारे में: भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण, है ना? अंतर्ग्रहण में भोजन को पाचन मार्ग में रखना या डालना, मुख्य द्वारा, ऑफ कोर्स मुख्य द्वारा ही होगा, ठीक है? भोजन का पाचन, जटिल भोज्य पदार्थ को किसमें तोड़ना है? सरल अवशोषित भोज्य पदार्थ में एंजाइम की सहायता से तोड़ना, भोजन का पाचन। भोजन का अवशोषण क्या था? जो पचित भोज्य पदार्थ है उनका रुधिर के माध्यम से अवशोषण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन का अवशोषण। अब जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है उसको रुधिर कहां ले जाके छोड़ेगा? प्रत्येक कोशिका या उत्तक तक ले जाकर के छोड़ देगा। कौन? रुधिर। और वह कोशिका और उत्तक उस क्या करेगी? पचित भोज्य पदार्थ का उपयोग लेगी
और उससे क्या करेगी, ऊर्जा प्राप्त करेगी। समझ रहे मेरी बात, क्या प्राप्त करेगी, ऊर्जा प्राप्त करेगी। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण, मतलब अवशोषित भोज्य पदार्थ का उपयोग लेना। और बहिक्षेपण, जो अवशोषित नहीं हुआ भोज्य पदार्थ उसका शरीर से बाहर निकालने की, या जो पाचित नहीं हुआ भोज्य पदार्थ उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, बहिक्षेपण होती है। उसके बाद में मैंने आपको पाचन तंत्र का वर्गीकरण बताया कि पाचन तंत्र को, तंत्र अंग से बना होता है और अंग को हम लोग दो प्रकार की श्रेणी में यहाँ पे विभेदित कर रहे हैं, एक आहार नाल, दूसरी पाचक ग्रंथियां। आहार नाल एक लंबी पेशीय नलिकाकार कुंडलित संरचना होती है जिसका अग्रभाग मुख होता है, पश्च भाग गुदा होता है, अर्थात यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा पे समाप्त होती है। पाचक ग्रंथियां जो बहिस्रावी प्रकार की होती है, तीन होती है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि एवं अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, फिर मैंने आपको ग्रंथियों के प्रकार भी बताए थे, बहिस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित ग्रंथियां, नलिका युक्त, नलिका विहीन और दोनों प्रकार की आ जाएगी आपके पास में। ठीक है ना, तो ये आपको था। फिर अग्नाशय के बारे में भी हम लोगों ने एक बार थोड़ा डिस्कस कर लिया कि बहिस्रावी इसका रोल क्या होता है और अंतःस्रावी में इसकी भूमिका क्या रहती है ना, तो ये अपन लोगों ने इसमें डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको एक स्लाइड में ये भी बताया कि कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र और जीव किस प्रकार बन रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पूरे डिस्कशन किया। ठीक है, और आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोनोसैकेराइड जो है वो पॉलीसैकेराइड जो है वो मोनोसैकेराइड में ब्रेक डाउन होगा। ये जटिल अणु है, ये सरल अणु है, किसकी मदद से होगा आपके पास में, एंजाइम की मदद से होगा। तो ये जो समस्त बातें मैंने आपको यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से समझाई है, इसका आपको एक पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा बच्चों। जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा, आपको सिर्फ यहाँ पे इसको अच्छे से सुनना है और एक्सप्लेनेशन समझना है। ठीक है, बाकी सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, आप बस इसको समझ जाइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।